जय श्री कृष्णा बच्चों अभी तक हम इससे पहले वाले वीडियो में कोलोइड क्या होता है, कोलोइड के गुण क्या क्या होते हैं, मृदा कोलोइड क्या होता है, मृदा कोलोइड के गुण क्या क्या होते हैं, इसके अलावा बच्चों हम मृदा कोलोइड्स के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों मृदा कोलोइड के प्रकार हमने क्या पढ़ा था, मृदा कोलोइड दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक मृदा कोलोइड एंड कार्बनिक मृदा कोलोइड। तो बच्चों जो अकार्बनिक मृदा कोलोइड है वो फिर दो प्रकार से होते हैं, सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका, आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या जिसे हम आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं या जिसे हम सिसकुई ऑक्साइड भी कहते हैं। बच्चों सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका भी तीन प्रकार की होती है, केओलाइनाइट समूह, मोन्टमोरियलाइट समूह, इलाइट समूह जिसे हम हाइड्रस माइका भी कहते हैं। बच्चों जो कार्बनिक कोलोइड होता है, कार्बनिक मृदा कोलोइड, उसका एग्जाम्पल ह्यूमस होता है, यानी ह्यूमस क्या है, कार्बनिक मृदा कोलोइड। तो बच्चों आपके सिलेबस में अकार्बनिक कोलोइड और कार्बनिक कोलोइड दिया हुआ है। अकार्बनिक कोलोइड में भी जो सिलिकेट क्ले और सिलिकेट मृत्तिका है, इसकी जो तीनों टाइप है ये डिटेल में दिए हुए हैं। और बच्चों कार्बनिक कोलोइड में ह्यूमस आपको डिटेल में दिया हुआ है और इनकी महत्व के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो बच्चों जो मृदा कोलोइड के दो प्रकार होते हैं, जो पहला प्रकार है वो है अकार्बनिक मृदा कोलोइड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अकार्बनिक मृदा कोलोइड को खनिज मृदा कोलोइड भी कहते हैं। बच्चों मुख्य रूप से इसमें क्ले या मृत्तिका आती है। बच्चों क्ले या जो मृत्तिका आती है उसके कणों का आकार कितना होता है, 2 माइक्रोन से कम, अथवा हम क्या कह सकते हैं 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो बच्चों अकार्बनिक मृदा कोलोइड है तो उसका आकार भी कितना होगा, 2 माइक्रोन अथवा 0.002 मिलीमीटर से कम होगा। बच्चों हम जानते भी हैं कि जो मृदा के कणों के आकार के आधार पर मृदा तीन प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार होता है बच्चों वो है क्ले या जिसे हम मृत्तिका कहते हैं। जो दूसरा प्रकार होता है बच्चों उसे हम गाद या सिल्ट कहते हैं। जो तीसरा प्रकार होता है बच्चों वो है बालू जिसे हम सैंड भी कहते हैं। तो बच्चों कणों के आकार के आधार पर ही इनका क्या होता है, मृदा के प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मृदा के कणों का आकार या उनका व्यास अगर बच्चों 0.002 मिलीमीटर से कम या 2 माइक्रोन से कम है तो ऐसे मृदा के कणों को हम मृत्तिका या क्ले कहेंगे। बच्चों अगर मान लो 0.002 से तो क्या हो, मिलीमीटर से ज़्यादा हो, जिसे हम 2 माइक्रोन भी कह सकते हैं बच्चों, इससे ज़्यादा हो, कहाँ तक हो बच्चों 0.05 मिलीमीटर तक हो। ठीक है, तो हम इस टाइप के कणों को क्या कहेंगे बच्चों, गाद या सिल्ट। और बच्चों जो मृदा के कण हैं अगर वो कितने हो 0.05 से 2 मिलीमीटर तक हो तो इसे हम बच्चों बालू अथवा सैंड कहेंगे। तो बच्चों तीनों प्रकार जो मृदा के कण हैं उनके आकार के आधार पर होता है। तो बच्चों हम जानते हैं अकार्बनिक मृदा कोलोइड में मुख्यतः क्या आती है, मृत्तिका या क्ले आती है। तो इसलिए इनके कणों का व्यास भी कितना होगा, 2 माइक्रोन या 0.002 मिलीमीटर से कम होगा। बच्चों जो अकार्बनिक मृदा कोलोइड है ये फिर दो प्रकार के होते हैं, सिलिकेट मृत्तिका या सिलिकेट क्ले। जो दूसरा प्रकार होता है बच्चों वो है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं या अथवा इसे हम सिसकुई ऑक्साइड भी कह सकते हैं। बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिलिकेट मृत्तिका के बारे में। तो बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका है जो कि एक अकार्बनिक कोलोइड है, इसका जो निर्माण होता है बच्चों वो समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिकेट क्ले का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है। तो आपको क्या बताना है, समशीतोष्ण क्षेत्रों में। बच्चों समशीतोष्ण क्षेत्र क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो न तो ज़्यादा ठंडे होते हैं न ही ज़्यादा गर्म होते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र। बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका है इसकी संरचना में क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसका आकार कैसा होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इस पे कौन कौन सा आवेश मिलेगा, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चों सिलिकेट क्ले है या सिलिकेट मृत्तिका है तो उसका आकार या उसका रूप कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों अगर हम इसको देखने के लिए हमें पता है जो सिलिकेट क्ले ये क्या है, मृदा कोलोइड है। वो बच्चों मृदा कोलोइड को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब भी हम सिलिकेट मृत्तिका या सिलिकेट क्ले को देखेंगे तो बच्चों ये हमें प्लेट के समान या फिर क्या बोल सकते हैं, पुस्तक के जो पृष्ठ होते हैं यानी पुस्तक के जो पेज होते हैं उनकी पतली परत के समान दिखाई देते हैं, या स्तरीय दिखाई देते हैं, या षटभुजाकार दिखाई देते हैं, या अनियमित सड़नुमा दिखाई देते हैं। बच्चों
सिलिकेट मृत्तिका की संरचना में बच्चों हम पहला बिंदु पढ़ चुके हैं। पहले बिंदु में बच्चों हमने क्या पढ़ा, जो सिलिकेट मृत्तिका है उसका जो आकार होता है, यानी बच्चों सिलिकेट मृत्तिका के जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है बच्चों वो षटभुजाकार, अनियमित षणनुमा, या जो पुस्तक यानी जो आपकी बुक होती है उसके जो पृष्ठ या पेज होते हैं उनके परत के समान होता है या स्तरीय होता है। बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सिलिकेट मृत्तिका की संरचना में जो अगला बिंदु है वो है सतह क्षेत्रफल। यानी बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका के कण हैं अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे बारीक या महीन कण दिखाई देंगे। यानी बच्चों इनका बाह्य क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। तो बच्चों सिलिकेट मृत्तिका के कणों का जो बाह्य क्षेत्रफल अधिक क्यों होता है, क्योंकि कण कैसे होते हैं, आकार में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यानी बच्चों किसी भी ठोस को अगर हम चूर्ण के रूप में बदल दें तो उसका बाह्य क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक हो जाता है। किस वजह से, उसके छोटे छोटे कणों के कारण। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला बिंदु है वो है विद्युत आवेश। तो बच्चों सिलिकेट मृत्तिका मृदा कोलॉइड का एक प्रकार है। मृदा कोलॉइड में बच्चों कौन सा आवेश मिलता था, ऋणावेश मिलता था। तो सिलिकेट मृत्तिका पे भी कौन सा आवेश मिलेगा, ऋणावेश मिलेगा। तो बच्चों सिलिकेट मृत्तिका पे ऋणावेश के कारण ये क्या करेंगे, धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो बच्चों जब ये धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो दो परतों का निर्माण होगा, एक बाह्य परत और एक आंतरिक परत। जो बाह्य परत होती है बच्चों वो धन आयनों की बनी होती है और जो आंतरिक परत है वो कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं। बच्चों ये जो यहाँ ऋणावेश से बनाया है मैंने, ये सिलिकेट मृत्तिका के कण बनाए हैं जिन पर बच्चों ऋणावेश मिलता है। ऋणावेश के कारण क्या करेंगे, धन आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या बनाए, धन आयन बनाए। अभी इसकी सतह पर जाकर जुड़ जाएंगे। तो बच्चों दो परत का निर्माण हुआ, एक बाह्य परत जो कि धन आयनों की बनी होती है और एक आंतरिक परत जो ऋणावेश की बनी होती है। बच्चों इसके बाद जो सिलिकेट मृत्तिका की संरचना में अगला बिंदु है वह है अधिशोषित आयन। बच्चों सिलिकेट मृत्तिका पे ऋणावेश के कारण उसने किसको आकर्षित करा, धन आयनों को। अभी धन आयन बच्चों आकर्षित होकर ये जो सिलिकेट मृत्तिका कण हैं इनकी सतह पर जाकर जुड़ जाएंगे, यानी इनकी सतह पर ही क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। और बच्चों हमें पढ़ भी चुके हैं कोलॉइड के गुणों के अंदर कि कोलॉइड में अधिशोषण का गुण पाया जाता है। तो सिलिकेट मृत्तिका के कणों में भी किसका गुण पाया जाएगा, अधिशोषण का, और धन आयन इसकी सतह पर जाकर जुड़ जाएंगे। तो बच्चों अब क्या होता है, ये जो धन आयन है जैसे कैल्शियम है तो इस धन आयन को कोई अन्य धन आयन क्या कर सकता है बच्चों, यहाँ से इसको विस्थापित कर सकता है। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जो बाह्य परत धन आयनों की बनी होती है और जो आंतरिक परत ऋणावेश की बनी होती है ये बच्चों अस्थायी होती है, यानी स्थायी नहीं होती। यानी बच्चों इस धन आयन को कोई अन्य धन आयन क्या कर सकता है, यहाँ से विस्थापित कर सकता है, यानी इसको यहाँ से हटा सकता है। तो बच्चों किसी भी एक धन आयन को क्या कर दे, अगर अन्य धन आयन क्या कर दे, हटा दे, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, धन आयन विनिमय। बच्चों धन आयन विनिमय क्या होता है कि कोलोइडल कणों के ऊपर जो अधिशोषित धन आयन होते हैं इनको कोई अन्य धन आयन द्वारा प्रतिस्थापित करना या विस्थापित करना क्या कहलाता है बच्चों, धन आयन विनिमय। बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिलिकेट मृत्तिका का खनिजन एवं रासायनिक संगठन। यानी बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका मिल रही है उसमें कौन कौन से खनिज मिलेंगे या उसमें किस किस प्रकार का उनका रासायनिक संगठन है। बच्चों इस टॉपिक में हम इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सिलिकेट मृत्तिका को देखेंगे तो इसके कण हमें क्रिस्टलीय दिखाई देंगे, यानी उनका कुछ निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका है उसमें जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज मिल रहे हैं और उनका जो विभिन्न प्रकार का रासायनिक संगठन मिल रहा है उसके आधार पर बच्चों सिलिकेट मृत्तिका 3 प्रकार की होती है। केओलाइनाइट समूह, मोंटमोरिनलाइट समूह या इलाइट समूह, जिसे हम हाइड्रस माइका भी कहते हैं। यानी बच्चों जो हमारा केओलाइनाइट समूह है इसमें केओलाइनाइट खनिज मिलता है। मोंटमोरिनलाइट समूह है उसमें मोंटमोरिनलाइट खनिज मिलता है। जो इलाइट समूह जिसे हम हाइड्रस माइका भी कहते हैं इसमें इलाइट खनिज मिलता है। तो बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका में ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज मिल रहे हैं जिनका रासायनिक संगठन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी के आधार पर सिलिकेट मृत्तिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिनके हम नाम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इनको हम एक के बाद एक आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहले हम सिलिकेट मृत्तिका का जो पहला प्रकार लेंगे वो है केओलाइनाइट समूह। तो बच्चों जो केओलाइनाइट समूह प्रकार की जो सिलिकेट मृत्तिका है इसमें बच्चों केओलाइनाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है बच्चों। और जो केओलाइनाइट के कण हैं, केओलाइनाइट समूह में जो कण मिल रहे हैं बच्चों ये क्रिस्टलीय इकाइयों के बने होते हैं।
बच्चों जो यहाँ केओलाइनाइट के जो क्रिस्टल होते हैं वो षटभुजाकार होते हैं। तो बच्चों जो सिलिकेट मृत्तिका होती है उसमें जो क्रिस्टलीय इकाइयाँ मिलती है, तो बच्चों उस क्रिस्टलीय इकाइयों में भी एक परत तो किसकी बनी होती है, एल्यूमिना की, और एक परत बनी होती है सिलिका की। यानी बच्चों एक एल्यूमिना की परत एक सिलिका परत के साथ जुड़ी होती है। और इस प्रकार की जो खनिज संरचना होते हैं उसे हम 1:1 प्रकार की खनिज संरचना कहते हैं। बच्चों जो इस चीज को इस तरीके से समझेंगे हम कि जो एक परत एल्यूमिना की थी, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Al2O3। तो जो एल्यूमिना का एक क्रिस्टल होता है जिसमें एक एल्यूमिनियम केंद्र में होता है बच्चों, और उसके चारों ओर ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े होते हैं। वो किस आकार में जुड़े होते हैं बच्चों, अष्टफल के आकार में या अष्टफल के संरचना बनाते हैं। बच्चों फिर वो क्या होगा, एल्यूमिना का ये तो एक क्रिस्टल हुआ, ऐसे उसका एल्यूमिना का दूसरा क्रिस्टल, तीसरा क्रिस्टल, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल आपस में जुड़कर एक परतीय संरचना बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्यूमिना की परत, जो कि कैसी होगी बच्चों, अष्टफल की होगी। ऐसे ही बच्चों एक परत होती है सिलिका की, जिसमें एक क्रिस्टल होता है बच्चों सिलिका का, जिसका सूत्र क्या होता है SiO2। तो उसमें क्या होता है बच्चों, केंद्र में एक सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के चारों ओर क्या होंगे बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, और कैसा आकार बनाएगा बच्चों, वो चतुष्फल की है। तो बच्चों जो सिलिका की परत में क्या होता है, फिर एक सिलिका का क्रिस्टल जो दूसरे सिलिका के क्रिस्टल हैं, ऐसे बहुत सारे सिलिका के क्रिस्टल आपस में जुड़कर परतीय संरचना बनाएंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, सिलिका की परत। तो बच्चों ऐसे फिर एल्यूमिना की परत और सिलिका की परत भी आपस में ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़ी होती है। बच्चों इसको हम आगे चित्र द्वारा समझेंगे भी सही। बच्चों केओलिनाइट की केवल बाहरी सतह क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो बच्चों इनकी बाहरी सतह अगर क्रियाशील होगी तो उसी पर धनायन जुड़ेंगे। तो बच्चों अगर उससे बाहरी धनायन जुड़ेंगे तो जो धनायन जुड़ रहे हैं वो कम मात्रा में जुड़ते हैं, तो इस वजह से बच्चों इनकी धनायन जो अधिशोषण क्षमता होती है वो भी कम होती है। अगर बच्चों जब धनायन अगर यहाँ कम जुड़ेंगे तो वो धनायन विनिमय भी कम होगा, यानी धनायन अगर कम जुड़ रहे हैं तो जो अन्य धनायन इन जुड़े हुए धनायनों को जो विनिमय करेंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। इनकी सुगठ्यता, संसंजन, फैलाव तथा सिकुड़न का जो या संकुचन का जो गुण होता है वो अधिक होता है। बच्चों इन गुणों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों इसके अलावा केओलिनाइट में सरंध्रता व पारगम्यता के गुण भी अधिक पाए जाते हैं। बच्चों क्या होता है, जो केओलिनाइट के कण हैं उनका आकार क्या होता है बच्चों, मोन्टमोनिलाइट और इलाइट समूह के जो कण हैं उनसे बड़ा होता है। तो बच्चों अगर इसके कण बड़े बड़े होंगे तो उनके बीच में जो रंध्रता होगी वो बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, और पारगम्यता भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो केओलिनाइट का संरचना सूत्र होता है, यानी जिसमें वो एल्यूमिना और सिलिका मिलके जो सूत्र बनेगा बच्चों, वो क्या होता है, Al4Si4O10OH8। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा, Al4Si4O10OH8। ये आपको बच्चों याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों हमने अभी तक केओलिनाइट समूह के बारे में जो भी पढ़ा उसको हम इसके पंक्ति संरचना चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या कहा था कि जो केओलिनाइट समूह है उसको हम 1:1 खनिज संरचना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, कि उसमें एक एल्यूमिना की परत एक सिलिका की परत के साथ ऑक्सीजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़ी होती है। तो यानी बच्चों जो केओलिनाइट की क्रिस्टलीय इकाइयां हैं उनमें एक एल्यूमिना परत होती है और एक सिलिका परत होती है। इसी वजह से इसे हमने क्या कहा था, 1:1 खनिज संरचना कहा था। बच्चों फिर हमने क्या देखा, इसकी बाहरी सतह क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो बाहरी सतह पर ही आके क्या जुड़ेंगे, यहाँ पे धनायन जुड़ेंगे। बच्चों क्या होता है, जो दो क्रिस्टलीय इकाइयां हैं इनके बीच में बच्चों बिल्कुल भी यहाँ दूरी नहीं मिलती। तो अगर जब यहाँ दूरी नहीं मिलेंगी तो यहाँ जो ऋणावेश है इन पर धनायन भी आकर नहीं जुड़ेंगे। यानी बच्चों इनके जो दो क्रिस्टलीय इकाइयों के बीच में जो ऋणावेश मिल रहे हैं, यहाँ जब धनायन नहीं जुड़ेंगे तो इस वजह से इनके बस बाहरी सतह पर आकर धनायन जुड़ेंगे। तो हमने क्या बोला कि जो केओलिनाइट है इसकी केवल बाहरी सतह ही क्या होती है, क्रियाशील होती है, यानी बाहरी सतह पर ही क्या जुड़ेंगे यहाँ बच्चों, धनायन जुड़ेंगे। अब ये जो धनायन जुड़े हैं बच्चों, इनको कोई अन्य धनायन यहाँ से क्या कर सकता है, विस्थापित कर देगा। लेकिन जब यहाँ धनायन ही कम जुड़े हैं तो बच्चों धनायन विस्थापित भी क्या होंगे, कम होंगे। यानी यहाँ पे धनायन अधिशोषण क्षमता कम होती है और धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है, कम होती है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद सिलिकेट मृत्तिका का जो दूसरा प्रकार है वह है मोन्टमोनिलाइट समूह। तो बच्चों जो मोन्टमोनिलाइट समूह होता है इसमें मोन्टमोनिलाइट खनिज पाया जाता है। बच्चों जो मोन्टमोनिलाइट समूह है इसमें भी ये भी किससे मिलकर बना होता है, क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बना होता है।
बच्चों इससे पहले हमने देखा था केओलाइनाइट में हमने क्या देखा था, एक एल्यूमिना की परत होती थी और एक सिलिका की परत होती थी, इसलिए उसको हमने क्या कहा था 1:1 खनिज संरचना का प्रकार कहा था बच्चों उससे हमने। इसी प्रकार जो मोंट-मोनालाइट समूह होता है बच्चों, इसमें 2 सिलिका की परत होती है और एक एल्यूमिना की परत होती है, जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़ी होती है। यानी बच्चों इसमें क्या होगा, 2 सिलिका की परत होंगी और एक एल्यूमिना की परत आपस में जुड़ी होती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम 2:1 प्रकार की खनिज संरचना कहेंगे। बच्चों इसमें जो एल्यूमिना की परत होती है वो बीच में रखी होती है और जो सिलिका की परत है वो उसके अगल बगल में होती है। बच्चों इसमें जो एल्यूमिना की परत और सिलिका की परत वो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती हैं। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, केओलाइनाइट में हमने क्या देखा था, उसकी ओनली बाहरी सतह क्या थी, क्रियाशील थी, जबकि जो मोंट-मोनालाइट समूह होता है इसमें बाह्य सतह और आंतरिक सतह दोनों क्रियाशील होती है। यानी इसकी बाहरी सतह पर जो ऋणावेश मिल रहे हैं और आंतरिक सतह पर जो ऋणावेश मिल रहे हैं उन दोनों जगह पर धन आयन जाकर अधिशोषित हो जाएंगे, यानी इनकी धन आयन अधिशोषण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अगर बच्चों वहां धन आयन अधिक जाकर जुड़ेंगे तो उन धन आयनों को जो अन्य धन आयन विस्थापित या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे वो ज्यादा होंगे तो यहाँ की धन आयन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। बच्चों धन आयन विनिमय क्षमता क्या होता है कि जो कोलोइडल कण होते हैं उन पे जो ऋणावेश के कारण धन आयन जुड़ गए हैं, तो बच्चों उन धन आयनों को क्या कर सकता है, कोई अदर या अन्य धन आयन क्या कर सकता है बच्चों, विस्थापित कर सकता है। तो जो बच्चों जो विनिमय, तो हमें क्या बोल दूंगा इन धन आयनों को, विनिमयशील धन आयन। विनिमयशील धन आयन का मतलब क्या है कि इन धन आयनों को कोई अन्य धन आयन क्या कर सकता है, यहाँ से विस्थापित कर सकता है। तो बच्चों जो विनिमयशील धन आयन है जो कहाँ अधिशोषित है, कोलोइडल कणों पर, उनका योग कुल योग क्या कहलाता है बच्चों, धन आयन विनिमय क्षमता, कि कोलोइडल कणों पर विनिमयशील अधिशोषित धन आयनों का कुल योग धन आयन विनिमय क्षमता कहलाता है। तो बच्चों अगर मान लो धन आयन अधिशोषण क्षमता ज्यादा होगी तो धन आयन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। बच्चों इनकी सुगठिता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन के गुण भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बच्चों एक चीज जो यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मोंट-मोनालाइट के कण होते हैं वो केओलाइनाइट से क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं आकार में, इस वजह से बच्चों उनके बीच में रंध्र क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ सरंध्रता क्या होती है, कम होती है, और पारगम्यता का गुण भी क्या होता है बच्चों, यहाँ कम होता है। बच्चों जो मोंट-मोनालाइट समूह होता है इसका जो संरचना सूत्र होता है वो है Al4Si8O20OH4। यानी बच्चों यहाँ पे हमने देखा था यहाँ सिलिका की कितनी परत मिलती है, 2 मिलती हैं। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का नंबर है वो क्या हो गया, बढ़ गया है बच्चों। तो बच्चों हम मोंट-मोनालाइट समूह को पंक्ति संरचना चित्र द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा था यहाँ कितनी परत होती है, सिलिका की 2 और एल्यूमिना की कितनी परत होती है, 1। तो 2 सिलिका की परत होंगी और एक एल्यूमिना की परत होती है। बच्चों जो एल्यूमिना की परत होती है वो बीच में होती है और इसके अगल बगल में क्या होती है, सिलिका की परत। इसी वजह से इस खनिज संरचना को किस प्रकार की संरचना कहा था हमने, 2:1। तो बच्चों इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, 2:1 प्रकार की खनिज संरचना, कि इसमें 2 सिलिका की परत, 1 एल्यूमिना परत के द्वारा बच्चों किस परमाणु द्वारा जुड़ी होती है, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है। बच्चों यहाँ पे जो संरचनाएं आपस में जुड़ी होती है वो कैसी होती है, कमजोर बंधन द्वारा जुड़ी होती है। यानी बच्चों जो ये क्रिस्टलीय इकाइयां हैं ये इनके बीच में क्या मिलती है, कुछ दूरी मिलती है, यानी आपस में इनमें प्रसारित दूरी मिल रही है। यानी बच्चों इसकी बाह्य सतह और जो आंतरिक सतह है वो कैसी होगी, क्रियाशील होगी। तो बाह्य सतह पर भी बच्चों यहाँ क्या मिलेंगे, धन आयन, और आंतरिक सतह पर भी क्या मिलेंगे, यहाँ पे धन आयन। तो बच्चों अगर यहाँ पे धन आयन अधिशोषित भी ज्यादा होंगे तो इनकी धन आयन अधिशोषण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। बच्चों अगर यहाँ धन आयन ज्यादा जुड़ेंगे तो धन आयन यहाँ से विनिमय यानी प्रतिस्थापित भी ज्यादा होंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो धन आयन विनिमय क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिन भी मृदाओं में मोंट-मोनालाइट समूह पाया जाएगा तो बच्चों उनमें क्या होता है, जब भी पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो बच्चों ये मृदाएं क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। और जब भी वो सूखेंगी बच्चों तो सूखने पर क्या होता है, उनका आयतन जब कम होगा तो वहाँ पे क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है बच्चों। तो दरार पड़ने से क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जुताई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम ये भी जानते हैं कि जो मोंट-मोनालाइट समूह है उनमें सुगठिता, ससंजन, फैलाव, सिकुड़न का गुण अधिक पाया जाता है। बच्चों सिलिकेट मृत्तिका का जो तीसरा प्रकार है वो है इलाइट समूह। ठीक है बच्चों, जो इलाइट समूह होता है इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है। बच्चों इलाइट खनिज के कण भी कैसे होते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय होते हैं। बच्चों इलाइट समूह को हाइड्रस माइका समूह भी कहते हैं। बच्चों जो इलाइट समूह है
इसका जो संरचना का प्रकार है वो भी बच्चों 2:1 यानी 2:1 प्रकार का ही होता है, यानी मोंटमोरिलाइट समूह के समान होता है। यानी बच्चों यहाँ पे भी 2 परतें सिलिका की होती है और 1 परत एल्यूमिना की होती है। यहाँ पे भी बच्चों एल्यूमिना की परत मध्य में होगी और सिलिका की दोनों परतें वो अगल बगल में होंगी। इस वजह से बच्चों इसकी जो संरचना का प्रकार होगा वो क्या कहेंगे हम, 2:1 खनिज प्रकार की संरचना। बच्चों बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये इलाइट समूह है, इसके जो इलाइट के कण होते हैं वो मोंटमोरिलाइट से बड़े होते हैं और केओलाइनाइट से छोटे होते हैं। तो इसी वजह से बच्चों इनकी जो पारगम्यता और जो सरंध्रता का गुण है वो बच्चों किससे तो कम होगा, केओलाइनाइट से कम होगा और मोंटमोरिलाइट से अधिक होगा। बच्चों यहाँ क्या होता है, जो इलाइट समूह की 2 क्रिस्टलीय इकाइयां होती है ना, उनके बीच में पोटेशियम पाया जाता है। इस वजह से बच्चों इनके बीच में जो प्रसारित दूरी है वो मोंटमोरिलाइट से कम होती है। इसी वजह से बच्चों यहाँ ये केओलाइनाइट से तो अधिक क्रियाशील होंगे, यानी यहाँ पे धनायन उससे ज्यादा जुड़ेंगे, लेकिन मोंटमोरिलाइट से कम जुड़ेंगे। तो इस वजह से बच्चों इनकी धनायन अधिशोषण क्षमता और धनायन विनिमय क्षमता केओलाइनाइट से तो अधिक होती है और मोंटमोरिलाइट से कम होती है। बच्चों इसके अलावा इनमें जो सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन का गुण होगा ये मोंटमोरिलाइट से तो क्या होगा आपका कम होगा और केओलाइनाइट से अधिक होगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है इसका जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, KAl4Si8O20OH4 होता है। बच्चों बस आपको कुछ भी नहीं करना, मोंटमोरिलाइट का सूत्र क्या था, Al4Si8O20OH4। बस यहाँ क्या मिल रहा था, पोटेशियम मिल रहा था, तो उसको आगे लिखना है। तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, KL4Si8O20OH4 होता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों इलाइट समूह को हम उसकी पंक्ति संरचना से समझ सकते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं इसके क्रिस्टलीय इकाई में कितनी सिलिका की परत है, 2 सिलिका की परत है और 1 एल्यूमिना की परत है। एल्यूमिना की परत बच्चों मध्य में है और सिलिका की परत हुए अगल बगल में। बच्चों एक सिलिका की परत और एल्यूमिना की परत आपस में किससे जुड़ी हुई बच्चों, ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ी हुई है। बच्चों भी जो यहाँ इसकी एक क्रिस्टलीय इकाई और इस क्रिस्टलीय इकाई के बीच में बच्चों यहाँ क्या होती है, जो प्रसारित दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। किसकी वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से। बच्चों तो यहाँ क्या होगा, धनायन तो जुड़ेंगे, यहाँ अगर बाहर भी जुड़ेंगे और अंदर वाली सतह पे भी जुड़ेंगे। तो धनायन और धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी बच्चों, यहाँ पे इसकी अधिक होगी लेकिन मोंटमोरिलाइट से कम होगी। तो बच्चों हम इलाइट समूह को उसकी पंक्ति संरचना के द्वारा समझ सकते हैं। तो बच्चों हमें पता है इसकी संरचना भी किसके समान है, मोंटमोरिलाइट के समान। यानी किस प्रकार की संरचना है इसकी, 2:1 प्रकार की खनिज संरचना। यानी यहाँ पे 2 सिलिका की परत मिलेंगी और एक में जो मिलेंगी वो एल्यूमिना की परत मिलेंगी। तो बच्चों इसकी जो क्रिस्टलीय इकाइयां हैं उनके बीच में यहाँ बच्चों पोटेशियम आयन मिलता है। तो ये पोटेशियम आयन की वजह से बच्चों इनकी जो प्रसारित दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। और ये पोटेशियम आयन मिलने की वजह से ही बच्चों इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, मोंटमोरिलाइट से कम होती है। बच्चों इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता मोंटमोरिलाइट से कम होती है उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो एक धनायन मिल रहा है वो फिक्स पोटेशियम तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों यहाँ इसको कोई अदर धनायन विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जब यहाँ धनायन इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, मोंटमोरिलाइट से क्या होगी, कम होती है, लेकिन केओलाइनाइट से ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी बाह्य सतह और आंतरिक सतह भी क्या होती है, क्रियाशील होती है। बस यहाँ पोटेशियम आयन फिक्स होने की वजह से ही और ये कम प्रसारित दूरी होने की वजह से ही इसकी धनायन विनिमय क्षमता और धनायन अधिशोषण क्षमता मोंटमोरिलाइट से कम होती है। इसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वो है सिलिकेट मृत्तिका के तुलनात्मक गुण। यानी बच्चों हमने सिलिकेट मृत्तिका के जो 3 प्रकार देखे थे, मोंटमोरिलाइट, केओलाइनाइट और इलाइट, उनके बीच में हम क्या देखेंगे बच्चों, उनके जो गुण हैं उनके बीच में हम तुलना करेंगे कि किसमें कौन सा गुण मिलता है, कौन सा गुण ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों हमने जो इस कॉलम में तो क्या लिखा है, गुण लिखे हैं। वो जो कॉलम है इसमें हम किसके गुण देखेंगे, मोंटमोरिलाइट के, और ये बीच वाला जो कॉलम है इसमें इलाइट के और इधर केओलाइनाइट के। तो जो मोंटमोरिलाइट की जो बच्चों संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, 2:1 प्रकार की संरचना होती है बच्चों, जिसमें क्रिस्टलीय इकाइयों के बीच में प्रसारण क्या था, अधिकता, यानी फैलाव युक्त होती है। जबकि बच्चों जो इलाइट की खनिज संरचना होती है वो भी किस प्रकार की होती है, 2:1 प्रकार की होती है। बस बच्चों यहाँ क्या होता है, कम फैलाव मिलता है, यानी 2 क्रिस्टलीय इकाइयों के बीच में जो दूरी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। जबकि केओलाइनाइट की खनिज संरचना किस प्रकार की थी, 1:1 प्रकार की, यानी 1 सिलिका की परत थी और 1 एल्यूमिना की परत थी। बच्चों इनके बीच में कोई अप्रसार्य दूरी मिलती, यानी बीच में बच्चों 2 क्रिस्टलीय इकाइयों के बीच में कोई प्रसारण नहीं होता, यानी उनमें कोई फैलाव नहीं होता। बच्चों जो मोंटमोरिलाइट का जो आकार होता है वो क्या होता है, 0.01 से 1 माइक्रोन होता है बच्चों।
यानी बहुत ही छोटे होते हैं इसके पार्टिकल, ठीक है। इलाइट के जो बच्चों कण होते हैं वो क्या होते हैं 0.1 से लेकर 2 माइक्रोन तक, यानी मोंटमोरिलाइट से इसके कण थोड़े बड़े होते हैं। जबकि बच्चों केओलाइनाइट के कणों का आकार 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है, यानी बच्चों इसका आकार सबसे बड़ा होता है। यानी केओलाइनाइट के जो कण है उनका आकार बड़ा होता है, इस वजह से बच्चों उनके बीच में जो सरंध्रता और पारगम्यता का गुण क्या मिल रहा था, अधिक मिल रहा था बच्चों। और सबसे छोटे कण किसके होते हैं बच्चों, मोंटमोरिनोलाइट के। बच्चों जो मोंटमोरिनोलाइट की आकृति होती है वो कैसी होती है, अनियमित परतीय है। यानी बच्चों जो मोंटमोरिनोलाइट की जो सिलिका और जो एल्यूमिना की परतें बनी हुई है वो कैसी हैं, अनियमित होती है। ऐसे इलाइट की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अनियमित परत जैसी होती है, ठीक है बच्चों। जबकि जो केओलाइनाइट की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, षटभुजाकार या षटकोणीय। इसके बाद जो बच्चों अगला गुण है वो है मोंटमोरिनोलाइट में जो सतही क्षेत्र, जिसको हम किस में देखेंगे बच्चों, मीटर स्क्वायर पर ग्राम में। तो जो मोंटमोरिनोलाइट का जो मतलब जो सतह का क्षेत्रफल होता है, जिसमें बच्चों हम बाहर और अंदर दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना होता है 700 से 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। यानी अगर हम मोंटमोरिनोलाइट जो सिलिकेट मृत्तिका है उसको अगर मैं उसके कणों को मान लो कितना लूँ, 1 ग्राम लूँ, तो बच्चों उनका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 700 से लेकर 800 मीटर स्क्वायर तक। ऐसे ही बच्चों इलाइट का जो सतह क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 100 से 120 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। जबकि केओलाइनाइट का सतह क्षेत्रफल 5 से 20 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। यानी बच्चों मोंटमोरिनोलाइट के कण क्या थे, सबसे छोटे थे, इस वजह से इनका सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। जबकि केओलाइनाइट के कण सबसे बड़े थे, तो बच्चों इसकी सतह क्षेत्रफल क्या होगी, सबसे कम होगी। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे मतलब जो सतह क्षेत्रफल है वो बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे आंतरिक पृष्ठ या आंतरिक सतह की। तो बच्चों मोंटमोरिनोलाइट में क्या होता है, अधिक होता है, जबकि इलाइट में ये मध्यम होगा और केओलाइनाइट में ये सबसे कम या निम्न होता है। मोंटमोरिनोलाइट की जो बाह्य पृष्ठ या बाह्य सतह का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो अधिक या उच्च होता है, इलाइट का मध्यम होता है, जबकि केओलाइनाइट का निम्न या कम होता है। बच्चों जो मोंटमोरिनोलाइट समूह में ससंजन, सुगठिता, फैलाव एवं संकुचन का गुण अधिक या उच्च पाया जाता है, इलाइट में मध्यम होता है, जबकि केओलाइनाइट में निम्न होता है। इसके अलावा बच्चों धनायन विनिमय क्षमता, जिसे हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमोल पर किलोग्राम, यानी इसको हम सेंटीमोल पर किलोग्राम में मापते हैं। तो बच्चों मोंटमोरिनोलाइट की धनायन विनिमय क्षमता 60 से लेकर 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जबकि इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता 20 से 40 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जबकि केओलाइनाइट की धनायन विनिमय क्षमता 3 से 15 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। बच्चों आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जेट में आपसे यहाँ 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मोंटमोरिनोलाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, इलाइट की कितनी होती है, केओलाइनाइट की कितनी होती है। बच्चों ये सिलिकेट क्ले में पढ़ रहे हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिलिकेट क्ले की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो आपको पूरी प्रास यहाँ से बतानी है, यानी जो रेंज होती है वो कितनी बतानी है, 3 से लेकर 100 तक। ऋणायन विनिमय क्षमता, बच्चों जो मोंटमोरिनोलाइट की ऋणायन विनिमय क्षमता होती है वो कम होती है, जबकि इलाइट की ऋणायन विनिमय क्षमता मध्यम होती है, केओलाइनाइट की अधिक होती है। इसके बाद बच्चों जो अगला गुण है वो है प्रतिस्थापन। तो बच्चों जो मोंटमोरिनोलाइट में जो प्रतिस्थापन होता है वो एल्यूमिना परत में होता है, मैग्नीशियम और आयरन द्वारा। बच्चों प्रतिस्थापन क्या होता है, एक धनायन का दूसरे धनायन को प्रतिस्थापित करना जिनका आकार समान होता है, बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, समाकृतिक प्रतिस्थापन। तो बच्चों जो समाकृतिक प्रतिस्थापन होता है वो मोंटमोरिनोलाइट में एल्यूमिना परत में होता है, यानी जो मोंटमोरिनोलाइट समूह की जो एल्यूमिना परत है उसमें जो एल्यूमिनियम मिल रहा है उस एल्यूमिनियम आयन को बच्चों मैग्नीशियम और आयरन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जबकि बच्चों इलाइट में ये जो प्रतिस्थापन कहाँ होता है, सिलिका परत में। तो बच्चों यहाँ जो सिलिका परत में जो सिलिकॉन मिल रहा है उसको सिलिकॉन को एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जबकि बच्चों केओलाइनाइट में कोई प्रतिस्थापन नहीं पाया जाता। बच्चों इस प्रतिस्थापन की वजह से ही जो मोंटमोरिनोलाइट और इलाइट है, या हम क्या बोल सकते हैं सिलिकेट मृत्तिका है, इसमें जो ऋणावेश मिलता है वो ऋणावेश किसकी वजह से मिलता है बच्चों, इस समाकृतिक प्रतिस्थापन की वजह से। इसको हम बच्चों आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मृत्तिका खनिज का महत्व, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं सिलिकेट मृत्तिका का महत्व या अकार्बनिक कोलॉइड का महत्व। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जो मृदा में मृत्तिका मिलती है वो बच्चों सक्रिय अवयव होती है, यानी जैसे हमारे शरीर में मान लो मस्तिष्क क्या है बच्चों, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार
तो बच्चों मृदा में मृतिका भी क्या होता है, एक तरह से मृदा का मस्तिष्क होता है, यानी सबसे सक्रिय अवयव होता है। ठीक है बच्चों, ये मृदा के जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनको कौन प्रभावित करेगा, ये मृतिका। अगर मृतिका का मात्रा कहीं किसी मृदा में ज्यादा है या कम है तो बच्चों वहाँ के भौतिक और रासायनिक गुण भी प्रभावित होंगे। बच्चों मृदा में मृतिका की उपस्थिति से ही मृदा उर्वरता और क्षमता बढ़ती है। तो बच्चों हम इसके महत्व को विभिन्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारा पहला बिंदु है मृदा उर्वरता, यानी बच्चों क्या होता है, मृदा में अगर मृतिका की उपस्थिति होगी तो बच्चों उससे क्या होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। अगर पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी तो इस वजह से मृदा उर्वरता भी बढ़ जाएगी। बच्चों इसके बाद जो अगला बिंदु वो है जल धारण क्षमता। दूसरा महत्व क्या है बच्चों, जल धारण क्षमता। तो बच्चों जो मृतिका के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे कणों के बीच वजह से बच्चों उनके बीच में रंध्रों का आकार भी क्या होता है, कम होता है। इस वजह से बच्चों जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी तो पौधे के लिए बच्चों जल की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। बच्चों इसके बाद अगला बिंदु है वो है धनायन विनिमय क्षमता। तो बच्चों क्या होता है, मृदा में मृतिका की उपस्थिति से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बच्चों कैसे बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों मृतिका में कौन सा आवेश मिलता है, ऋणावेश मिलता है। ऋणावेश मिलने के कारण उस पर धनायन भी ज्यादा आकर्षित होंगे, तो धनायन ज्यादा आकर्षित होंगे तो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाएगी। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि धनायन विनिमय से क्या होता है बच्चों, कि जो मृतिका पर धनायन जुड़े हुए हैं और मृदा विलयन में जो धनायन है, तो मृदा विलयन के धनायन तो कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ये जो मृतिका पर अधिशोषित धनायन की जगह, और जो मृतिका पर जो अधिशोषित धनायन है वो कहाँ चले जाएंगे, मृदा विलयन में, और मृदा विलयन में घुल कर किसको उपलब्ध हो जाएंगे, पौधों को उपलब्ध हो जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद अगला बिंदु वह है पोषक तत्वों का अधिशोषण। तो बच्चों क्या होता है, मृतिका के कण क्या होंगे बच्चों, छोटे होने के कारण इनका बाह्य क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, अधिक होगा, और इन पे कौन सा आवेश मिलता है, ऋणावेश मिलता है। ऋणावेश मिलने के कारण इन पे धनायन भी अधिक अधिशोषित होंगे और पौधे को पोषक तत्व के रूप में ये उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों जो अगला बिंदु है वो है पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। तो बच्चों क्या होता है, हम जानते भी हैं कि जो मृतिका उस पर जो ऋणावेश मिलता है उस पर क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के धनायन, जैसे आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, अमोनियम आदि धनायन क्या होते हैं बच्चों, अधिशोषित हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो मृतिका की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आदि धनायनों का अधिक अधिशोषण होगा, तो इस वजह से बच्चों पोषक तत्वों के भंडारण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद बच्चों जो अगला महत्व है वो है बंधक प्रभाव। बच्चों जो सिलिकेट मृतिका होती है इसके छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों आपस में। इसके अलावा बच्चों जो सिलिकेट मृतिका होती है इसमें ससंजन और आसंजन का गुण भी पाया जाता है। बच्चों ससंजन का मतलब क्या होता है कि समान प्रकृति या समान गुणों वाले कणों के मध्य आकर्षण बल को तो हम क्या कहते हैं बच्चों, ससंजन। और आसंजन क्या होता है, दो असमान प्रकृति या गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, आसंजन। तो बच्चों सिलिकेट मृतिका में क्या होता है, ससंजन और आसंजन का गुण पाया जाता है। तो मृतिका में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, बड़े बड़े कणों का। किस वजह से, ससंजन के कारण, कि खुद के मृतिका के छोटे कण फिर दूसरे मृतिका के छोटे कणों से आपस में जुड़ते जाएंगे, ससंजन के कारण बड़े कणों का निर्माण होगा। जबकि बच्चों ये जो मृतिका के छोटे कण हैं ये बालू के साथ भी जुड़ सकते हैं, किस कारण, आसंजन के कारण, क्योंकि दो अलग अलग प्रकृति के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, आसंजन। तो बालू के कण और ये जो मृतिका के कण हैं ये भी आपस में जुड़ सकते हैं। इससे बच्चों क्या होता है, जो मृदा है उसकी भौतिक अवस्था या भौतिक दशा सुधरती है। तो बच्चों अभी तक हमने जो मृदा कोलोइड का अकार्बनिक कोलोइड था, अकार्बनिक मृदा कोलोइड में भी जो सिलिकेट मृतिका के 3 प्रकार थे, केओलिनाइट, मोन्टमोनिलाइट और ईलाइट, जो तीनों प्रकार थे उनको हमने बच्चों विस्तार पूर्वक वर्णन कर लिया है और उनका महत्व भी हमने देख लिया है।